साथियों नमस्कार। मैं धर्मेंद्र ओएनजीसी अहमदाबाद एवं एक शाम देश के नाम ग्रुप की ओर से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने पढ़ा सुना होगा कि वर्तमान में कई नामी गिरामी हस्तियों जैसे अबीर गोस्वामी, सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार, राजीव श्रीवास्तव, सिद्धार्थ सूर्यवंशी एवं इंदौर में जिम में एक एक्सरसाइज करते हुए एक होटल मालिक का 8 साल से निधन हो गया था। तो आज की हमारी चर्चा में हम इस असामयिक मृत्यु के कारण और उसका निवारण जानने का प्रयास करेंगे। इस विषय पर आज प्रकाश डालेंगे हमारे साथी एवं हमारे ग्रुप की रीढ़ की हड्डी डॉक्टर सुषमा रावत जी। सुषमा जी वैसे तो एमडी पीडियाट्रिक्स हैं, परंतु वे समग्र चिकित्सा पद्धति में भी पारंगत हैं तथा उन्होंने चिकित्सा की अन्य पद्धतियों का भी बहुत सुंदर तरीके से संयोजन करके कम से कम दवाइयों का उपयोग कर समग्र चिकित्सा पद्धति द्वारा अनेक रोगियों को ठीक किया है। उनकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आज के कार्यक्रम का संचालन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर यशपाल व्यास सर को। आप इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में समाजशास्त्र विभाग के प्रमुख हैं एवं एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री, लेखक एवं कुशल वक्ता हैं। सर, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूं इसी विषय पे। सभी लोगों का स्वागत है आज के इस नए सेशन के अंदर। और बहुत दिनों बाद सब लोगों से मुलाकात हो रही है। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। इतने दिनों के विराम के बाद में दुनिया में बहुत कुछ घट चुका है, जिसने हमें उद्वेलित कर दिया है, समाज को उद्वेलित कर दिया है, हमारी भावनाओं को उद्वेलित कर दिया। बहुत सारी चीजों के लिए हमारे दिमाग में सोच है, विचार है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। और उस कड़ी में सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य। तो इंदौर में ही कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिन्होंने हमें बहुत सोचने के लिए मजबूर किया है। और चूंकि हमारे बीच में एक बहुत अच्छी कामयाब और एक प्रसिद्ध चिकित्सक भी हैं, जिनसे शायद अगर हम इस सेशन पे चर्चा ना करते तो मैं तो उनसे जरूर पूछता कि ये सब हो क्या रहा है, गड़बड़ जा। तो वास्तव में ये विषय बहुत गंभीर है। और ये विषय जो है वो ये है कि हमारा स्वास्थ्य और जो हमारी दिनचर्या है, और हम उसको किस तरीके से अपनाते हैं। और यदि अगर हम उसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करें, साफ सुथरा करने की कोशिश करें, तो हमें ये समझ में आता है कि कुछ लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक हैं, लेकिन क्या वो जागरूकता किस दिशा में जा रही है? वो जागरूकता हमें सही दिशा दे पा रही है? क्या हम अपने स्वास्थ्य को समझ पा रहे हैं? क्या हम अपनी चिकित्सकी सलाह के साथ अपने स्वास्थ्य को सुधार पा रहे हैं? जागरूक होना एक अलग बात है और उसको सही दिशा में ले जाना एक दूसरी बात है। तो इस स्वास्थ्य की जागरूकता को लेकर के 2 तरह की बातें बनी। कुछ लोग अपने पारंपरिक व्यायाम की तरफ चले गए, और कुछ लोग जो आधुनिक हमारी एक जो व्यायाम की शैली है, जिसको हम जिम के नाम से जानते हैं, उस दिशा में भी गए। और कुछ जो अभी माननीय धर्मेंद्र जी जो हमें दिखा रहे थे, कुछ ऐसा भी हुआ
तो ये सारी चीजों के बीच में पिछले दिनों जो समाचार पत्रों में एक बात छपी, उसको लेकर के बहुत व्यवस्था दिमाग में आई, और उसको लेकर के हमारे दिमाग में ये चलता रहा कि हम करें क्या, किस शैली को अपनाएं। तो जिम और हमारी परंपरागत योग की जो शैली है, उसके बीच को लेकर के कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारी एक जैसे कहना चाहिए संघर्ष है। और इस समय में इस बात को लेकर के एक दिन ऐसे ही मैं कहीं खड़ा था मैडम के पास में, तो ऐसे ही विषय पर बात निकल भी आई। कुछ अनुभव दोनों तरफ से है, मैंने जिम भी मैं करता हूँ, व्यायाम भी करता हूँ, दोनों को लेकर के जो हमारे दिमाग में बातें हैं उनको लेकर के आज हमारे बीच में जो एक हमारे मन में एक संघर्ष चलता है इन दोनों की व्यवस्थाओं को लेकर के, उस पर जानने के लिए हमारे बीच में सुषमा जी हमारे बीच है, एक चिकित्सक की दृष्टि से और एक शरीर विज्ञान की दृष्टि से कि शरीर हमारा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसके अंदर क्या घटित होता है और क्या कुछ होना चाहिए, उस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच में सुषमा जी हैं। सुषमा जी, आपका स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आपका दृष्टिकोण बहुत सारे मामलों में हम सबसे अलग होता है। आप एक किसी बात को बड़े अच्छे तरीके से रखती हैं और उसको एक अलग दृष्टिकोण से देखती हैं, तो हम आपके उस दृष्टिकोण को समझ ना पाएंगे कि हम अपने स्वास्थ्य को किस दिशा में ले जाए और कैसे स्वस्थ रहे। सुषमा जी, आपका स्वागत। सभी को नमस्कार। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बहुत दिनों से बहुत मिस कर रही थी और आज मैं गौरव महसूस कर रही हूँ कि ग्रुप में बहुत सारे डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी से विनती करती हूँ, जैसे प्रोफेसर व्यास ने कहा कि मैंने एलोपैथी की पढ़ाई की, उसके बाद 18 साल बाद मैंने उसमें आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और साइकोलॉजी जोड़ा और एंशियंट इंडियन नॉलेज भी जोड़ा और कुछ ऑब्जर्वेशंस जो मुझे रोज दिखते हैं वो भी जोड़े। तो एक ये नया रास्ता निकला है और ये रास्ता आप सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं धर्मेंद्र जी से आज्ञा लेके स्लाइड्स शेयर करना चाहती हूँ। क्या स्लाइड्स विजिबल है? हाँ, विजिबल है। हाँ, तो दोस्तों, हम जैसे धर्मेंद्र जी ने वीडियो बताया कि ये डेथ्स अचानक एक ही मिनट में क्यों हो रही हैं, आज हम उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और मैं जानती हूँ कि मेरा जो व्यू पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स का व्यू पॉइंट होगा और हम चाहते हैं कि ये सीरीज आगे चलती रहे कि मेरे व्यू पॉइंट के बाद जो डॉक्टर्स जुड़े हैं आज, वो भी अपने एक अलग सेशन में अपना पूरा व्यू प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम जानना चाहते हैं सबसे पहले कि हमारी जो डेथ्स होती है ये मेजरली हार्ट के कारण होती है। ये तो आप सब लोग एग्री करते हैं। कभी कभी ब्रेन हेमरेज भी होता है, पर मेजरली ये हार्ट अटैक ही होते हैं। तो हम समझते हैं बहुत सिंपल बात कि ये जो हार्ट है हमारा, ये एक मसल है। तो मैं देखती हूँ इस तरह से, मैं टेस्ट करती हूँ, मैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी में कम बिलीव करके मनुष्य को ऐसा ही देख लेती हूँ अपनी आंखों से। और अगर उसकी मसल्स अच्छे से डेवलप्ड है, अगर उसका एथलेटिक लुक है, उसकी मसल्स पावरफुल है, उसका स्टैमिना अच्छा है, तो उसके हार्ट की मसल भी पावरफुल होगी। अगर किसी व्यक्ति को आप देख के ही लगता है कि उसकी मसल्स ही डेवलप नहीं है, जैसे अभी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर छाया जुड़ी हुई हैं, वो जानती है कि प्रोटीन एलर्जी, मैलन्यूट्रिशन का अगर कोई बच्चा है, उसकी मसल्स कैसी है, बहुत वीक है ही नहीं, स्किन और बोन्स का बच्चा है, तो उसका हार्ट कैसा होगा, बहुत ही नाजुक। थोड़ा सा भी एक्सेस फ्लूइड गलती से गया तो उसकी डेथ हो सकती है। वैसे अडल्ट्स का भी है। तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों का मसल्स बहुत वीक होते जाते हैं और उन्हीं को देख के आप अपनी आंखों से पहचान सकते हैं कि उसके
हार्ट में कितनी स्ट्रेंथ है। आपको ना तो इकोकार्डियोग्राफी करानी है, ना कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करानी, कोई भी टेस्ट नहीं कराना है। आप सिर्फ आंखों से उसकी मसल्स देखें और उसके हार्ट के मसल्स का आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा कि हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलता है, और जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स बिछे हुए हैं, यहाँ भी वायर्स बिछे हुए हैं। तो हमारे पूर्वजों ने भी बहुत सारे नियम बनाया है कि हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी में भी मैग्नेटिक पावर्स हैं, तो हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए हुए हैं। क्या नियम बनाए हैं, हम आप सभी को पता है कि अगर सोना है तो सिर या तो पूर्व दिशा में रहना चाहिए या फिर दक्षिण दिशा में रहना चाहिए, उत्तर दिशा में नहीं रहना चाहिए। इसका उत्तर मैं बहुत साल से ढूंढ रही हूँ, क्यों हमारे माता पिता हमारे बुजुर्ग ऐसा बोलते हैं। तो मे बी कि ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से इसका रिलेशन होगा। तीसरा कि हमारे हार्ट में वेल्व्स होती हैं, उनकी भी सेहत का हमें ध्यान रखना है। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारे हार्ट को जो ब्लड वेसल्स सप्लाई करती है, जो धमनियां उनको रक्त देती है हमारे हार्ट के मसल्स को, वो सबसे प्रेशियस मसल आर्टरीज है, और उनका नाम है कोरोनरी आर्टरीज। और देखिए क्या होता है कि जैसे बच्चा 3, 4, 5 साल का हुआ तो धीरे धीरे ये आर्टरीज का नैरोइंग तभी से चालू हो जाता है, भले 0.5% क्यों नहीं हो, तभी से। और हम 50, 60, 70 साल के होते होते ये नैरोइंग काफी ज्यादा हो जाता है। परंतु नैरोइंग होने से डेथ नहीं होती, क्योंकि 100% ल्यूमन ब्लॉक नहीं हुआ है। डेथ तब होती है जब वो ब्लॉक ल्यूमन में खून का थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट आ जाता है, और वो 100% जब ब्लॉक हो जाता है और मेजर आर्टरी में हो जाता है। मेजर आर्टरी कौन सी है, ये जो सामने आपको दिख रही है, ये जो आर्टरी मेजर आर्टरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी। तो एंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, तो इसमें जब प्रॉब्लम आ जाता है, 100% ब्लॉक हो जाता है क्लॉट के कारण। ब्लॉक तो ऑलवेज था ही, और सभी को होता है। ऐसा नहीं है कि आज जैसे मैं 60 साल की हूँ और मैंने एंजियोग्राफी कराई तो मेरी तीनों आर्टरीज एकदम 100% खुली मिलेंगी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि 3 साल के बच्चे से 0.5% नैरोइंग चालू हो जाती है, तो 60 साल पे आने तक कितनी हो जाती होगी। परंतु एक जो सिस्टम मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, ये वापस वही आर्टरी है, और इसका ब्लॉकेज हमें बहुत मायना रखता है। ये वही वो आर्टरीज है। मैं इसकी बात करना चाहती हूँ, जो हमें एंजियोग्राफी में कभी नहीं दिखेगा। ये है हमारे हार्ट का कोलैटरल सिस्टम। जैसे हमारे पास पहले सिटी में सिर्फ एबी रोड था, और एबी रोड पे बहुत ट्रैफिक हो जाता था, एबी रोड ऑलमोस्ट ब्लॉक सा हो जाता था। तो हमने क्या किया, एक रिंग रोड बनाया, फिर हमारा रिंग रोड भी ब्लॉक होने लग गया, ट्रैफिक जैम होने लग गया, तो हमने एक और सिस्टम बना लिया, बाईपास रोड। तो हमारे हार्ट में भी ये सिस्टम है। और ये सिस्टम में क्या होता है, जैसे जैसे हम अच्छी दिनचर्या रहती है हमारी एक्सरसाइज रोज नियमित रहती है, हमारी लाइफस्टाइल एकदम मतलब करेक्ट पुराने जमाने टाइप होती है, तो ये कोलैटरल्स डेवलप हो जाते हैं। तो भले ही हमारी आर्टरीज तीनों जो मेजर आर्टरीज है 90% ब्लॉक्ड है, तो भी ये कोलैटरल आर्टरीज हमारे ब्लड को सप्लाई करती रहती हैं। और इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आपको गूगल में मिलेगा कि व्हाट यू डोंट सी, एंजियोग्राफी में ये कोलैटरल सिस्टम नहीं दिखता है। तो जैसे आप देखेंगे गांव वाले आते हैं और उनको बोल देते हैं डॉक्टर्स कि आपकी 80% ब्लॉक है, 90% ब्लॉक है, वो कोई एंजियोप्लास्टी में बिलीव नहीं करते, वो घर चले जाते हैं और फिर भी 100 साल जी के दिखा देते हैं। कैसे दिखा देते हैं 100 साल जी के? इस सिस्टम के कारण। ये है हमारा कोलैटरल सिस्टम। तो इसीलिए हमारी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोलैटरल सिस्टम अगर डेवलप्ड है तो भले ही हमारी जो 3 मेन आर्टरीज कितनी भी नैरो हो, ब्लॉक हो, ये हमको 100 साल तक जीने का पावर देते हैं।
दूसरा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारा जो हार्ट है वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में, और हमारे ब्रेन से दो सिस्टम्स चलते हैं हमारे हार्ट की तरफ। एक सिस्टम चलता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जिसको मैं संतों का सिस्टम बोलती हूँ। संत कैसे रहते हैं? रात को जल्दी सो जाएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, पेट साफ, सन बाथ, सूर्य स्नान, योगासन, खाना बिल्कुल लिमिट में खाएंगे, अपने आप को परिस्थिति से, मन स्थिति को विचलित नहीं होने देंगे, सब कुछ सहन करने का पावर है, बैलेंस बनाने का पावर है, और सभी के लिए अच्छे इमोशंस रखते हैं। ये सारा गुण है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। दूसरा सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब जस्ट अपोजिट, आप उसको जो भी नाम दें, पर ये हमारे हार्ट को तंग करता है। कैसे तंग करता है? उसका सबसे पहले तो उसका हार्ट बीट बढ़ा देता है, हार्ट रेट बढ़ा देता है। 1 मिनट में हार्ट कितना कॉन्ट्रैक्ट करे उसकी स्पीड बढ़ा देता है। सपोज एक व्यक्ति का हार्ट 1 मिनट में 70 बार बीट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब रिलैक्स होता है हार्ट, तब ब्लड मिलता है, उसको पोषण मिलता है। हार्ट को खाना ही तब मिलता है वो रिलैक्सिंग टाइम में, वो कॉन्ट्रैक्टिंग टाइम में हार्ट को खाना नहीं मिलता। तो अब जब एक व्यक्ति सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब बहुत गुस्सा कर रहा है, गलत लाइफस्टाइल है, रात को 1-2 बजे सो रहा है, सुबह लेट उठ रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, सूर्य स्नान समझा ही नहीं है, एक्सरसाइज पता ही नहीं है, पैसे के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है। चलो पैसे के पीछे नहीं, कुछ लोग काम के पीछे भी अंधाधुंध भागते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव है, हार्ट बीट बहुत फास्ट है, हार्ट को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिला है, तो हार्ट को पोषण भी नहीं मिला है, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिला है। यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिविटी का हार्ट अगर 1 मिनट में 100 या 120 बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, पंप करता है, तो बेचारे हार्ट को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, और काम कितना करना है? डबल करना है। न्यूट्रिशन 0, काम डबल। आप समझ रहे हैं ना कि संतों की लाइफस्टाइल को कॉपी करने का कितना बड़ा एडवांटेज है हमको। क्यों मैं हमारे ऋषि मुनियों को बार बार कोट करती हूँ? क्योंकि एक बहुत ही सिंपल उन्होंने रास्ता बताया जो बहुत इफेक्टिव है, बिना झंझटों का हम 100 साल टच कर सकते हैं। और उन्होंने तो ये भी बताया कि बिना दवाइयों के, बिना बीमारियों के वो 100 साल टच किए और समाधि लेके गए। यहाँ हम डॉक्टर से 50 क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सिस्टम को आपको समझना है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हार्ट का जो रेट है वो हमको 70-80 के आसपास होना चाहिए, तभी हार्ट को जितना काम करता है उसको उतना पोषण भी मिलेगा, ब्लड सप्लाई भी मिलेगा। दूसरा, हमारी कुछ ग्लैंड्स है जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्रंथियां बोलते हैं। उनमें से जो हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, वो सारे हार्मोन्स भी हमारे हार्ट को अफेक्ट करते हैं। जैसे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में हमारे एक तो एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, हार्ट रेट तुरंत ऊपर चला गया। अक्यूट स्ट्रेस में, एक क्रॉनिक स्ट्रेस है, लंबे समय तक स्ट्रेस चला आ रहा है, तो स्टीरॉइड सिक्रीट होते हैं, तो वो भी हार्ट को कमजोर करते हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हार्ट से रिश्ता है। तो अगर कोई बोले कि हार्ट का स्पेशलिस्ट, जैसे एक मैं उनका जिक्र करना चाहूंगी, एक डॉक्टर थे एलेक्सिस कैरल, नोबेल प्राइज विनर थे, जिन्होंने कोरोनरी बाईपास का ऑपरेशन के स्टिचेस डिजाइन किए थे। तो उन्होंने कहा था कि ह्यूमन बॉडी ना एक बॉडी है, उसको स्पेशलिटीज में डिवाइड मत करो, एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्ट से रिश्ता रख रहा है, ब्रेन है, हार्ट से रिश्ता रख रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम सारे सिस्टम से रिश्ता रखता है।
तो ह्यूमन बॉडी को इन टोटो पूरा पूरा समझने की जरूरत है। साइकोलॉजी सारे ऑर्गन से रिश्ता रखती है। तो हमको ये भी पता है कि हमारा स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स है, अक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, हमारे हार्ट को डैमेज करता है। कोलैटरल्स की वैल्यू हमने समझ ली है। तो अभी जैसे वीडियो दिखाया धर्मेंद्र जी ने, तो उसमें मेरी शंका का सबसे बड़ा कांटा किस पे जाता है, और ये एक्चुअल में हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ सडनली अच्छे लोग फटाफट ऐसे 1 मिनट में गिर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, उसने इतना प्रचार प्रसार किया है कि एक न्यूज पूरे देश में फैल रही है। तो मुझे लगता है एक्चुअल में भी नंबर बढ़ा है, और कुछ तो सोशल मीडिया ने भी सबको अवेयर किया है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना टाइम्स में जो एक्सेस मेडिसिन खाई है, तो नहीं लगा दी गलती से, उसका गलत असर हमारे शरीर पे आया है, और उसका हमारे साइंटिस्ट ने नाम दिया लॉन्ग कोविड, पोस्ट कोविड, और तरह तरह के साइड इफेक्ट्स आए वो दवाइयों के कारण। उसका एक इफेक्ट ये भी होगा कि हमारा जो हार्ट के ब्लड सप्लाई वाली आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज, उनमें कुछ खराबी आई होगी। ये सब स्पेक्यूलेशन है, इनको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, हम देखते हैं कि अभी जिम बड़ा नेगेटिव रोल मतलब विलन के रूप में सामने आ रहा है। हम देखेंगे कि वो विलन है कि नहीं है। तीसरा, कि हमारी लाइफस्टाइल, मैंने बताया कुछ लोग तो पैसे के दीवाने हैं, कुछ लोग काम के दीवाने हैं, परंतु मैं बताऊं कि जो शरीर ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, जो शरीर माता पिता ने आपको गिफ्ट दिया है, सबसे पहली जवाबदारी उसके लिए है। उसका पूरा काम हो जाए तो फिर हमको काम, और उसके बाद पैसा, और उसके बाद दूसरी चीजें। और हमने ये भी देखा है कि अननोन रीजंस होते हैं, मतलब हमको पता ही नहीं चलता, और वो अननोन रीजंस बढ़ते जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि मेडिकल साइंस एडवांस हो रहा है, तो वो अननोन रीजंस का परसेंटेज पहले जो 20% था वो अब कम होना चाहिए, तो वो उल्टा हो रहा है, वो अब 20 का 25% हो गया है। अब हम सबसे पहले चलो जिम की ही बात कर लेते हैं, या फिर हम ऐसे भी व्यक्ति की बात करते हैं जिसको काम करने का बहुत जुनून सवार रहता है, जिसको काम करने का शौक रहता है, जिसको हम वर्कोहॉलिक बोलते हैं। तो क्या होता है कि डिमांड तो बहुत ज्यादा है, हार्ट से डिमांड हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मतलब हार्ट से हम काम बहुत ज्यादा करवा रहे हैं, और हम उसको सप्लाई कितना दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। बस यही एक नाजुक बैलेंस है जो आपको समझना है। आज आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है उससे 5% भी ऊपर आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। पुराने जमाने के लोग इतना ज्यादा समझते थे इस बात को, 90-95 साल तक तो ऐसे आराम से जीते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके अंदर जितनी कैपेसिटी है उससे 1% ऊपर काम नहीं करना है, 10% नीचे ही रहो। पर जिम में क्या होता है, एक दूसरे को देखते हैं, कंपटीशन, अच्छा तूने 100 लगा लिया, मैं 150 लगाता हूँ, अच्छा तूने 150 लगा लिया, मैं 200 लगा लेता हूँ। तो वो मैंने बताया ना कि हार्ट इतना ज्यादा बीट करने लगता है, उसका ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, और ये सडन डेथ हो जाती है। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल आंसर मुझे लगता है, आज आपके हार्ट की जितनी कैपेसिटी है उससे 10% कम ही काम कर। दूसरा, मेरे को जिम में कुछ कुछ शंकाएं मेरे को ऐसी दिखती हैं कि कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं मिलना चाहिए जिम में से। कुछ लोग प्रोटीन पाउडर खाते हैं, भाई हमको आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं खाना है, जो हमको नेचर प्रोटीन देगा ना उसके साथ बहुत सारी चीजें देता है वो, उसके साथ उसका वो जैसे मूंग की दाल दिए तो उसके साथ उसका कवर भी देता है, उसको अंकुरित कर लो तो और वैल्यू बढ़ जाती है। तो नेचुरल जो खाना था, जो हम हजारों लाखों साल से खा रहे थे, वही हम क्यों नहीं खाएं। हम आज वो मूंग की दाल छोड़ के और वो मूंगफली छोड़ के हम वो प्रोटीन पाउडर जो इतने कॉस्टली आ रहे हैं वो क्यों खाएं। वो प्राकृतिक नहीं है, उसमें सिर्फ प्रोटीन है,
एक्सेस प्रोटीन हमारे शरीर को हमेशा नुकसान करेगा। एक सिंपल फॉर्मूला है, जो प्रकृति ने दिया है उसको एक्सेप्ट कर लो उसी रूप में, उसको मॉडिफाई मत करो। दूसरा स्टीरॉइड्स। जिम वाले सोचते हैं कि चलो मेरे जिम में तुम वर्कआउट कर रहे हो ना, तो मसल्स ऐसी दिखना चाहिए, मसल्स ऐसी। स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड्स इतनी खराब चीज है, उसका अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, कभी मुझे मौका मिला तो मैं जूम पे समझाऊंगी। इतनी खराब चीज है, आज तो आपको अच्छा फील करवाएंगी, पर अंदर ही अंदर वो बहुत नुकसान करती जाती है। मुझे किसी ने बताया टेस्टोस्टेरोन भी दे रहे हैं, मुझे किसी ने बताया साइप्रोहेप्टेडिन नाम की दवाई भी दे रहे हैं जो भूख बढ़ाती है। ये सारी गलत चीजें हैं। व्यायाम कीजिए पर खाना बिल्कुल नेचुरल खाना है। कभी कभी जिम में वो लोग बोलते हैं कि आप अंडे भी खाओ, और कितने अंडे खाओ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो 25 अंडे रोज खाता था। उसको ऐसी बीमारी हो गई कि 2.5 साल लग गए वो बीमारी को कम करते करते, नॉर्मल लाते लाते, और मतलब बड़ी मुश्किल से। ऐसी अजीब हरकतें क्यों करना है? और आपको ये भी समझना है कि अंडे की एक तासीर होती है गर्म, तो वो ठंड में ही खाया जाता है। आप गर्मी के मौसम में 25 अंडे खा लोगे, कितना इलॉजिकल है। ये चीज मैं बड़े ही आपको चाहती हूँ कि बहुत ही ध्यान से सुने। जिम में क्या होता है कि हमारे अंदर जो सांस लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंस्पिरेशन, बहुत लंबी है। आप सोचिए कोई वेट उठा रहा है, उसको बहुत लंबी सांस अंदर पहले खींचनी पड़ती है, फिर वो वेट उठाता है, और फिर जब वेट छोड़ता है तो फट से सांस छोड़ देता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन, जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन। तो जिम में क्या होता है, इंस्पिरेशन तो बड़ा लंबा रहता है, एक्सपिरेशन छोटा सा रहता है। ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। जैसे कोई शेर हंट पे जाता है, कोई भी एनिमल हंट पे जाता है, तो वो इसी तरह सांस लेता है। खूब लंबी सांस अंदर खींचेगा और छोटी सी बाहर छोड़ेगा। गुस्सा अंदर रहता है। मैंने बोला ना, वो संत का अपोजिट जो रूप है वो रहता है। तो ये जिम का एक्सरसाइज इसको प्रमोट कर। इसके वर्सेस योगा में आ जाओ आप। योगा में इंस्पिरेशन अगर 1 रहता है तो एक्सप्रेशन 2, 3 या 4 रहता है। इसको हम बोलते ही योगिक ब्रीदिंग। इससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, इससे हमारा हार्ट मजबूत होता है। आप समझ रहे हैं, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरे आज की टॉक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। हमारी एक्सरसाइज हमको कौन सा वाला ब्रीदिंग पैटर्न दे रही है, वो वाला ब्रीदिंग पैटर्न जिससे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, वो आपको 100 साल तक बिना किसी शंका के पहुंचा देगा। और जिसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, उसमें डेथ पॉसिबल है। जिनके बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। एक और डिसएडवांटेज ये है कि मसल्स को बिल्ड करने का इतना आह्वान रहता है, तो मैक्सिमम ब्लड मसल्स की तरफ चला जाता है। एक्सरसाइज करो तो और चला जाता है, तो एक स्टील इफेक्ट आता है। स्टील इफेक्ट मतलब चोरी का, स्पेलिंग गलत हो रही, चोरी का इफेक्ट आता है। मतलब जो ब्लड पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को इक्वली मिलना चाहिए था, वो मैक्सिमम मसल्स को चला गया। बेचारे हार्ट को कम पड़ गया, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ गए। दूसरा, हमारे देश में जब वातावरण इतना अच्छा है तो हम क्लोज स्पेस में एक्सरसाइज क्यों करें? 25-50 लोग वहीं ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ऐसा काम हम क्यों करें जब हम बाहर
पेड़ों के पास जा सकते हैं, खुले मैदान में, गार्डन में एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो हम जिम के क्लोज्ड एनवायरनमेंट में क्यों करें? फिर वहाँ साउंड सिस्टम है, फिर वहाँ एसी लगा हुआ है। इंडिया को इसकी जरूरत नहीं है, इंडिया को ओपन एयर एक्सरसाइज की जरूरत है। वही योगासन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। एक तो मैंने बताया, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करा देता है। दूसरा कि वो हर स्टेप के बाद रिलैक्सेशन का मेथड है उसमें। आपको हर बार आप याद रखना, आप याद कीजिए, आप योगा जब करते हैं, एक योगा करने का स्टेप करने के बाद फिर वो रिलैक्स करा दे, हार्ट बीट को नॉर्मल लाएंगे, हार्ट को वापस ब्लड सप्लाई मिल रहा है, फिर आप दूसरे इस पे जाएंगे। और हमेशा एक्सरसाइज धीरे धीरे, तो वो तो हर जिम में भी है, योगा में भी है, स्टेप वाइज बढ़ाते हैं। योगा मैंने मेरे मेडिकल साइंस से जोड़ के देखा है, बहुत ही साइंटिफिक है। हर ऑर्गन को वो फायदा पहुंचाता है, हर ऑर्गन को। मतलब ब्रेन तो ब्रेन को पहुंचाएगा, थायराइड थायराइड को पहुंचाएगा, पैनक्रियास को पहुंचाएगा। मतलब हर ऑर्गन के लिए योगा में एक अलग एक्सरसाइज है। मैं समझती हूँ जिम में सिर्फ मसल बिल्डिंग है, मसल बिल्डिंग। फिर एक्सरसाइज का टाइम, मैंने देखा कि काफी सारे लोग ऑफिस से शाम को आते हैं और उसके बाद फिर वो जिम चले जाते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये टाइम ही गलत। एक बच्चा मेरे पास आया, वो बोला मुझे रात को नींद नहीं आती। मैंने उसका पूरा शेड्यूल समझा, तो रात को 12 बजे वो एक्सरसाइज करना चालू करता है। कितना गलत है। हमारे जो वेद है उसमें आयुर्वेद है, उसको हम क्यों नकारें? आयुर्वेद में हर चीज का टाइम फिक्स है, और हमारा मॉर्निंग टाइम एक्सरसाइज का टाइम है। तो क्यों ना हम उसको फॉलो करें और हमारी मुसीबतों से बचें। चलो उसके बाद हम आते हैं कि ये जो धर्मेंद्र जी ने वीडियो बताया, एकदम अचानक 1 मिनट में कोई सडन गिर गया और डेथ हो गई। वो काम 1 मिनट का नहीं था, वो काम चालू हुआ था प्रेगनेंसी से। और उस दिन जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी का तपेला रखा, तो वो 10 डिग्रीज पे होगा, धीरे 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 करते वो 100 पे आता है और फिर बॉईल होता है। तो हमको दिखता है 1 मिनट में ही बॉईल हो गया, पर वो 1 मिनट में नहीं हुआ, धीरे धीरे हीट अंदर से बढ़ रही थी। उसी प्रकार हमारा शरीर प्रेगनेंसी से चालू होता है और ओल्ड एज पे जाके वहां तक की यात्रा है। तो हर स्टेप में हमको बहुत इंटेलिजेंटली अगर हम जीते हैं तो हम 100 साल टच कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, हम आगे देखेंगे। तो हम प्रेगनेंसी पे आते हैं। सबसे पहले प्रेगनेंसी प्लान्ड होना चाहिए, वांटेड प्रेगनेंसी होना चाहिए। डिलीवरी होगी, बच्चा होगा तो सारी फैसिलिटी होना चाहिए, फाइनेंशियल फैसिलिटी, मैन पावर, इमोशनल, एवरीथिंग एवरीथिंग। प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से शरीर को इस तरह से ट्रेन किया जाता है, यह हमारे आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में बताया हुआ है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान सारे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलना जरूरी है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डी, क्योंकि वो सिर्फ सूर्य से मिलता है और हम सूर्य को ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। आयरन भी इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड भी इंपॉर्टेंट है, B12 भी इंपॉर्टेंट है, पर आखिरी के तीनों हमारी डाइट से मिल जाते हैं। सिर्फ एक विटामिन डी जो है वो सूर्य से मिलता है, और बहुत सारे लोग सूर्य स्नान नहीं करते हैं। मुझे कोशिश है मेरी कि मैं 100% लोगों को सूर्य स्नान के लिए मोटिवेट करूं। फिर प्रेगनेंसी में इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें जब अच्छी होंगी, 100% अच्छी होंगी, तो जो गर्भस्थ शिशु है उसका हर ऑर्गन नॉर्मल डेवलप होगा, और उसमें हार्ट भी अच्छा डेवलप होगा, उसमें कोरोनरी आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई दे रही है वो भी नॉर्मली डेवलप होंगी। फिर हमारा पीरियड आता है, ग्रोथ पीरियड, फर्स्ट 12 ईयर्स ऑफ लाइफ। और दोस्तों ये मेरा बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। मेरे को हर बार बहुत दुख होता है जब ये ग्रोथ पीरियड में सुबह से रात तक बच्चों को पढ़ाई के लिए लगा दिया जाता है। मेरे को बहुत दुख होता है।
मतलब मैं चाहती हूँ कि ये जो रिले रेस का डंडा मैंने अपने हाथ में लिया है, ये सब लोग अपने हाथ में लेके इसको आगे तक पहुंचा दें। 12 साल जो इम्पोर्टेंट ग्रोथ का टाइम है, बच्चों को खेलने का टाइम मिले, 2 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को। बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाएं, बच्चों को मॉरल वैल्यू सिखाएं, बच्चों को सारे टैलेंट सिखाएं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, डांस, म्यूजिक। और बच्चों की ग्रोथ होने दें, बच्चों की ब्रेन की ग्रोथ होने दें। उसी समय हार्ट की भी ग्रोथ होगी, उसी समय कोरोनरी आर्टरीज की भी ग्रोथ होगी। अभी क्या हो रहा है पता नहीं, 1.5 साल की उम्र से स्कूल भेज देते। सन बात, मैं किसी बच्चे को सन बात दे ही नहीं सकती, भले ही मैंने किताब लिख ली हो, पर मैं किसी बच्चे को सन बात संडे के अलावा दे नहीं सकती, क्योंकि वो बोलते हैं मैडम 6:30 बजे या 7 बजे तो रिक्शा या बस आ जाती। तो 12 साल तक बच्चों का स्कूल का पैटर्न ही चेंज करना पड़ेगा। सो उनको बहुत सारी धूप चाहिए, खेल चाहिए, और सारी लाइफ प्रोटेक्टिंग स्किल्स भी चाहिए। 13 साल के बाद जो सीरियस पढ़ाई कराना है कराए। कम से कम बच्चे का हार्ट, कोरोनरी आर्टरीज, ब्रेन, पूरा बॉडी अच्छे से डेवलप तो हो जाए। तो मैं चाहती हूँ इस पीरियड में एग्जाम्स नहीं हो, इस पीरियड में बहुत फ्री माइंड चाहिए, तभी ग्रोथ अच्छी होगी। फिर आ जाते हैं हमारे टीनेजर्स बेचारे, जिनके अंदर सारे हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उनके इमोशंस चेंज हो रहे हैं, उनको बहुत न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। उनके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, इसलिए उनका बिहेवियर अबनॉर्मल हो जाता है। उनके हार्मोन्स इतने डिफिकल्ट हो जाते हैं उनको हैंडल करना, ताकि उनको छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेस समझ में आती है। और उसी दौरान हम PMT, PET, ऐसी 10th 11th 12th ऐसी एग्जाम्स उनके ऊपर रख देते हैं, वो बेचारे हैंडल नहीं कर पाते। और आपको पता है देश में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा सुसाइड रेट्स हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अडल्ट पे। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हेल्थ को समझे तो ये जो धर्मेंद्र जी ने वीडियो बताया, ये कभी नहीं होगा। हमारा हेल्दी रूटीन चाहिए, हमारा एक स्लीपिंग टाइम चाहिए। और ये स्लीपिंग टाइम मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया गया है। रात को 9 बजे के आसपास सो जाना, सुबह 5 बजे के आसपास उठ जाना, बहुत अच्छी लाइफ 100 साल तक हम आराम से जी सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें उसके बाद सही हो जाती है। हमारा पेट साफ अच्छा हो जाता है, हमारी मेमोरी अच्छी रहती है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है अगर हम सही समय पे सोए और सही समय पे उठे। और इसका अपोजिट कर दो, अभी मुझे पता चला है कि कॉल सेंटर से पूरी रात जगना पड़ता है। तो उसके बाद फिर ये क्या करेंगे बच्चे, जंक फूड खाएंगे, पिज्जा, बर्गर। रात को भूख लगती है, रात को भूख लगेगी, डाइजेशन थोड़ी हो रहा है, वो जंक फूड खाएंगे, कॉल सेंटर। तो फिर अगर 23 साल में हार्ट अटैक आ गया तो सारे तो नियम तोड़े ना हमने। उसके बाद पेट साफ। पेट साफ सबसे सबसे इम्पोर्टेंट नियम है हमारे शरीर का। मैं कहती हूँ ये पहला नियम है हमारे शरीर का। सूर्य स्नान, जैसे मैं बोल रही हूँ, अगर हम सूर्य स्नान करते हैं बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए डिफिकल्ट टाइम्स में। जैसे हमारी जॉइंट फैमिली थी, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाती थी। अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है न्यूक्लियर फैमिली के साथ। और जो लोग वर्कोहॉलिक है वो एंटरटेनमेंट की वैल्यू ही नहीं समझते। एंटरटेनमेंट बहुत रिलैक्सिंग होता है ब्रेन और हार्ट को। फिर हम जो खाना खाते हैं, तो हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल खाना है उसको छोड़ के हम जंक फूड, होटल फूड, मुझे स्कूल के फूड से भी ऑब्जेक्शन है। 2000 बच्चों का खाना उतना पौष्टिक नहीं बन पाएगा जितना माँ घर में 7-8 लोगों के लिए खाना बनाएगी। और हम क्यों छोड़े हमारा पुराने जमाने का खाना, जिसने हजारों साल के जनरेशन के टेस्ट को पास करके, ये हमारे 1-2 जनरेशन पहले ही लोग ऐसे थे जो 100 साल जी लेते थे बिना बीमारी के, बिना दवाई के। और प्लीज हम घी को बदनाम नहीं करेंगे, हम तेल को बदनाम नहीं करेंगे। आयुर्वेद के हिसाब से हर स्थिति की अलग डाइट है, वात पित्त कफ की, उसको समझेंगे।
फूड के कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजन वाइज फूड खाना चाहिए, जैसे ठंड में गुड़ है। और आयुर्वेद डाइट, एंशिएंट इंडियन डाइट ने हजारों साल से बता दिया है कि हम 100 साल आराम से टच कर सकते हैं, तो यही डाइट सबसे बेस्ट है। फिर खाने के कुछ नियम हैं। सबसे पहले हमारा मन खुश रहना चाहिए, फिर हमको हर बार डाइजेस्टिव पावर असेस करना है। सूर्यास्त के बाद हमको बहुत हल्का खाना खाना है। खाना खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। और खाना खाने के 1 घंटे के बाद अगर हम गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहते हैं तो ये हमारे डाइजेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है। अब जैसे हमको कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि अगर हमें डायबिटीज होगी तो हमें हार्ट डिसीज की बहुत बड़ी समस्या होगी। तो डायबिटीज रिवर्सिबल है। डायबिटीज ऐसा नहीं है कि हम जीवन भर गोली खा के शुगर कम रखें। इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, जो मैंने समग्र चिकित्सा, भारतीय समग्र चिकित्सा नया जो रास्ता बनाया है, उसमें बहुत इजीली वो रिवर्सिबल है। दूसरा, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ये भी हमारे हार्ट अटैक के लिए एक रिस्क फैक्टर है, तो ये भी रिवर्सिबल है। अभी जो लोग मेरा जो नया रास्ता बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ 2 से 3 महीने में हार्ट ब्लड प्रेशर एब्सोल्यूट नॉर्मल पे आ रहा है लोगों का। कोलेस्ट्रॉल का रिश्ता डायरेक्ट खाने से नहीं है। आप अगर सनबाथ बहुत अच्छा लेते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा मैनेज होगा। आपका लिवर अच्छा है तो कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा मैनेज होगा। फिर लास्ट में मैं एडिक्शन की बात करूंगी। स्मोकिंग में 375 केमिकल्स निकलते हैं, वो हमारे लंग्स में जाएंगे, हमारे हार्ट में जाएंगे। अल्कोहल, ड्रग्स, और ये एडिक्शन का भी रिश्ता हमारी लाइफस्टाइल से है। अगर हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी, संतों जैसी, तो हमें एडिक्शन लग ही नहीं सकता है। फिर हम आते हैं कि ऐसी भी चीजें होती है कि बर्थ से ही किसी का हार्ट में डिफेक्ट है। जैसे मैंने बताया ना, ध्यान हमको प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले से रखना चालू करना है। तो बर्थ डिफेक्ट पे ही अगर वो कोरोनरी आर्टरीज, ब्लड सप्लाई करने वाली, अगर वो डिफेक्टिव हो तो हार्ट डिसीज हो सकती है। दूसरा, कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो हम अक्वायर कर लेते हैं, जैसे हमको इन्फेक्शन हो गया कोई, या कोई और स्टिमुलस है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर गया, हमारी आर्टरीज को डैमेज कर दिया। उसमें एक बहुत ही पॉपुलर बीमारी चल रही है, कावासाकी डिसीज, जिसमें कोरोनरी आर्टरीज बचपन में डैमेज हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, और बड़ेपन में अचानक जब स्ट्रेस आता है, डिमांड बढ़ती है, तो हार्ट अटैक आके डेथ हो जाती है। कोरोना टाइम्स बहुत खराब टाइम था। बहुत सारी दवाइयां ले ली थी हमने, जो हमारे शरीर को हमने बहुत कमजोर कर दिया। बहुत सारा डर था जिसने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ओवर एक्टिवेट करके बहुत डैमेज कराया। और सबसे बुरी बात थी कि हमारे गांव में से सब्जी और फल आना बंद हो गए थे, तो हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट खाना है वो ही बंद हो गया था। कुछ लोग ना मेडिसिन को एक लाइफस्टाइल समझते हैं। सिर दर्द हुआ, गोली ले लो, बुखार आया, गोली, हर चीज के लिए गोली, छींक आई, गोली लो, खांसी आई, गोली लो। रूट कॉज समझो, उसको हटा दो, दवाइयां कम लगेंगी। ये इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो मैंने पिछले 12 साल से समझा है, जिसमें मैंने एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, साइकोलॉजी, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी, विटामिन B12, डाइट, साइकोलॉजी, एक्सरसाइज, सनबाथ, बस। सिर दर्द हो, माइग्रेन हो, वो भी ठीक होगा, आस्मा हो, वो भी ठीक होगा। आपको आश्चर्य लग रहा होगा मेरे बोलने से, पर मुझे भी उतना ही आश्चर्य हर बार लगता है। ये भी मतलब मुझे भी हर बार ये सिंपल कॉम्बिनेशन हर बीमारी को ठीक कर देता है। और जितना सुनने में आपको आश्चर्य लग रहा है, उतना देखने में मेरे को भी आश्चर्य लगता है, पर ये सत्य के रास्ते पे चलता ही जा रहा है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सुषमा जी। एक बहुत ही आपने शॉर्ट में सारी चीजों को बताया है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि योग को लेकर के और जिम को लेकर के एक हमारे मन में अंतर्द्वंद, बात हमारी उसी पर फोकस हो गई। और आपने पूरे लाइफस्टाइल को बताने की कोशिश की है कि एक मनुष्य का जीवन
केवल मेरे ख्याल से अगर हम इसको हार्ट से ना जोड़ें तो और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है हमारे, और उनको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूं कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नए अनुभव प्राप्त कर रही हैं, नए चीजों को इनोवेशन की तरफ ले जा रही हैं। हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां जो हैं उनको आपने साथ में जोड़ने की कोशिश की, उन पर आपका चिंतन मनन लगातार जारी है, और जब भी आपसे बातचीत होती है तो प्रभाव मुझे आप में देखने को मिलता है कि आपने उन चिकित्सा की जो एलोपैथी का जो फील्ड है उसके साथ में दूसरी चीजों को भी समझ करके और जो आपने चिकित्सा पद्धति डेवलप कर रही है उससे लोगों को निश्चित रूप से बहुत फायदा मिला है। तो एक जो हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा था बार बार कि लोग हार्ट अटैक से एकदम अनायास या अचानक ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उस पर आपने बहुत अच्छा वो दिया। लेकिन मैं आपसे एक दूसरी बात पूछना चाहता हूं कि ये निश्चित रूप से आपने हमें आगाह तो कर दिया, आपने हमें बता तो दिया कि ये सब चीजें ऐसी हैं जिससे कि हम बच सकते हैं, लेकिन क्या कुछ आप ऐसा भी बता सकती हैं कि जिससे हम ये समझ पाए कि भाई कुछ अगले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है, हमें कुछ बदलाव करना चाहिए? क्या कुछ इस तरह की चीजें हैं, कुछ इस तरह की जांच है, या क्या हमें करना चाहिए जिससे हम अभी तक नहीं पता कि हमने अपनी जिंदगी में क्या कुछ गलत किया, क्या सही किया है? हर व्यक्ति कहता है मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, बड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कुछ हमसे गलतियां होती होंगी। तो ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं जिससे हम अपने दिल के बारे में जान सकें और अपनी मानसिकता को भी समझ पाए? देखिए, इसमें ना दो स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है हर साल अपना कंप्लीट चेकअप कराओ, एग्जीक्यूटिव चेकअप कराओ। अभी कोकिलाबेन हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ तो अमिताभ ने भी वही बोला, एवरी ईयर गेट फुल बॉडी चेकअप। मैं यहाँ डॉक्टर BM हेगड़े जो पद्म विभूषण प्राप्त डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो इस चीज को अपोज करते हैं। वो बोलते हैं एवरी ईयर हेल्थ चेकअप फॉर 140 करोड़ लोगों के लिए, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। और आप देखिए कि मेरे पास जो आते हैं, अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं 2 महीने बाद 60 साल की हो जाऊंगी। मैंने अभी तक कोई भी चेकअप नहीं कराया। मुझे नहीं पता मेरा ब्लड शुगर कितना है, मुझे नहीं पता मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, परंतु मैं एक भी चीज जो शरीर को फायदा देती है उसको छोड़ती नहीं। अगर हंसना भी अगर फायदे कारक है ना, तो मैं पेशेंट्स के साथ भी हंस लेती हूँ और छोटा बच्चा बन के भी हंस लेती हूँ, अगर हंसना भी फायदे कारक है तो उसको नहीं। पर मैं वो आप मुझे अगर लेबोरेटरी भेज के बोलोगे कि वो पूरा कंप्लीट बॉडी चेकअप करके आ जाओ, मैं जाऊंगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें अगर 3-4 अगर पॉइंट लाल आ गए तो मेरा दिमाग ना उसी में घूमता रहेगा, और फिर मेरी ये जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन इसको लग जाएगी आग। तो मैं कहती हूँ जब जाना है तब शांति से चली जाऊंगी, पर जब तक जीना है तब तक 100% हर दिन को मैं जी। तो ये 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है, और मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगी कि आप फुल बॉडी चेकअप मत कराओ। ठीक है, मैं मेरा व्यू पॉइंट रख रही हूँ, और इसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स आते रहेंगे क्योंकि सब्जेक्ट इतना ज्वलंत है। मैं मेरा व्यू पॉइंट रख रही हूँ। मैंने जो नियम निकाले हैं या ढूंढे हैं, या जो मुझे भगवान ने जो रास्ता दिखाया, उसमें मैं एक पॉइंट भी नहीं छोड़। इतना कि मैं सन बात पिछले 14 सालों से एवरीडे, मतलब एवरीडे, साल में सिर्फ 20-21 दिन जब बहुत ही बारिश हो रही हो या बहुत ही ठंडक हो कि आप छत पे नहीं जा सकते, तो वो ही छोड़े हैं मैंने। तो मैंने ऑलमोस्ट 340 दिन प्रति वर्ष मैं सन बाथ भी लेती हूँ। योगा मैं छोड़ नहीं सकती। प्राणायाम मैं सुबह उठते से ही चालू कर देती, क्योंकि मेरे एक धर्म ग्रंथ में है कि नाम स्मरण। तो जब हम 60 के पास पहुंच ही गए हैं तो नाम स्मरण चालू ही करते, तो सुबह उठते से ही मैं भगवान का नाम और उसके साथ प्राणायाम चालू ही हो जाता। तो जब मैं चुप हूं तो मेरा प्राणायाम चालू है। परंतु अच्छा, डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला तू अपना ईयरली चेकअप नहीं कराते। मैंने कहा मैं तुम्हारे पैसे बचा रही हूँ। हंसने लग गए।
नहीं, मैं मेरे मन की शांति को बचा रही हूँ। मैं आपको सच बताऊं, मैं उनके पैसे नहीं बचा रही, मेरे मन की शांति को बचा रही हूँ। तो जितने दिन मैं जीऊँ ना, मैं 100% जीऊँ। मैं इस मतलब एक दिमाग में कोई रोग अंदर डल जाए और मेरी क्रिएटिविटी खत्म कर दे, मुझे पसंद नहीं है। परंतु मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगी। आप ये मैंने बताया ना, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है। मेरा स्कूल ऑफ थॉट है कि सारे नियम को पालन करो और आगे चलते जाओ। देखिए, आप योगासन में ही समझ जाएंगे कि आपके पास आज कितना स्टेमिना है। जो है ना, चक्रासन हम करते हैं, अगर वो आप कर रहे हैं, कितनी देर तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आप समझ जाएंगे आपके हार्ट के पास कितना स्टेमिना है। आज आपका टेस्ट तो आप हर रोज कर लेते हैं। आपको वो जो ट्रेडमिल और एंजियोग्राफी की मुझे नहीं लगता है जरूरत पड़ती है। आप सीढ़ियां चढ़ लो, अगर आप हाफ गए, आप समझ जाओ आपको शरीर को सुधार की जरूरत है। अगर आप 3 से 4 मंजिल सीढ़ियां बिना तकलीफ के पहुंच गए ऊपर, तो आप समझ लो कि हार्ट आपका बढ़िया है, आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं। और मैं आपको ये बताऊं कि मेरा इंस्पिरेशन कौन है। मेरे नाना जी हैं, जो एक गांव में रहते थे। एक पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर एक टॉप था, उसके ऊपर उनका गांव था। उन्होंने सिलेक्ट किया था, 6 महीने लगाए थे उसको सिलेक्ट करने कि मैं किस गांव में अपना पूरा जीवन व्यतीत करूंगा। उस गांव में ना तो एक डॉक्टर, ना तो एक दवाई की दुकान, क्रोसिन भी उन्होंने देखी नहीं जीवन में। कैसा गोली का रंग होता है उनको नहीं पता, एक भी बीमारी नहीं हुई। गए कैसे? समाधि लेके। आज हमारे पास हमारी दादी नानी कहती है, अरे सर्दी हो गई ना, अरे अरे कुछ मत करो, कुछ मत करो, आज के जमाने में सीधा डॉक्टर के पास ले जाओ। वो अपने जो पुराना नॉलेज था नेचुरोपैथी और आयुर्वेद का, वो दादी और नानी अपने बच्चों को देने से डर रही है। डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर क्या करता है, एक बार गए तो प्रिस्क्रिप्शन में 4 दवाइयां हैं। तो हम वो केमिकल्स खा खा के ही खराब हो रहे हैं। तो क्यों मैं थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारा जो एंशियंट इंडियन नॉलेज है उसको थोड़ा मजबूत करो। और थोड़ा मतलब हर व्यक्ति के पास वो रास्ता मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरे से पूछ के आप रास्ता जियो, आपके भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। एक थॉट मेरा और डॉक्टर BM हेगड़े का है। मैं उनको अपनी टीम में लेके मेरा वैल्यू बढ़ा रही हूँ। और दूसरा है कि आप एवरी ईयर एक हेल्थ चेकअप कराओ। आपको जो करना है करो, मेरी किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ठीक है सुषमा जी। नागपुर, वैसे समय हमारा समाप्त होने वाला है और ये एक ऐसा अंतहीन विषय है जिस पर बड़ा अच्छा लोगों के विचारों को जाना जा सकता है। इसको वाद विवाद ना कहें, हम इसको लोगों के विचारों को सुने और एक अच्छा रास्ता निकाले। मेरे ख्याल से हमारी इस बहस का मुद्दा ये हो तो ज्यादा मजा आएगा कि हम हर व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत अनुभवों को सुने, एक डॉक्टर की हैसियत से आपको सुने और भी अन्य गणमान्य डॉक्टर्स हमारे बीच में आज बैठे, हम उनके भी विचारों को सुनना चाहेंगे। तो ये बातचीत हमारी आज मेरे ख्याल से इतने कम समय में पूरी नहीं हो सकती, बड़ा लंबा विषय है और समय की भी हमारे पास सीमा समाप्त हो रही है। केवल एक प्रश्न भी आया है आपकी, एक पेशेंट है नागपुर से, वो आपसे पूछना चाह रही है श्रेया की योगा या जिम, इसमें से कौन सा मॉडल एक्सरसाइज का मुझे अडॉप्ट करना चाहिए। आप संक्षेप में जवाब दें, समय समाप्त हो रहा है। हम अगले एपिसोड में ताकि जो हमारे बीच में और विशेषज्ञ बैठे हैं हम उनको भी सुन सके। सुषमा जी। एक ही शब्द में है, योगा। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि योगा या जिम या फिर इन दोनों का मिक्सचर, इन तीनों में से क्या चीज? देखिए, मिक्सचर में भी फायदा है, पर फिर उसमें जिम में आपको बहुत इंटेलिजेंटली काम करना पड़ेगा। अगर आपने मिनिमल जिम किया और योगा किया तो वो कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। आपको आपकी जिम्मेदारी खुद समझनी पड़ेगी। कॉम्बिनेशन भी चलेगा, पर योगा को आप छोड़ नहीं सकते। योगा, वॉक, घर के काम,
और जिम को अगर आप बहुत एक्सट्रीम पे नहीं ले जाएं तो मिनिमल 25% ऑफ जिम, 30% ऑफ जिम इज सेफ। उसको एक्सेस में ले जाके हम अपने हार्ट के साथ धोखाधड़ी कर दें, उससे इतना काम ले लें कि वो बेचारे उसको सप्लाई ही नहीं दे, ब्लड सप्लाई नहीं दे, तो धोखा हो ही जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिम या जो एक्सरसाइजेस है उससे आपने भी अभी ये चीज बताई, मसल्स डेवलप करना है तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो इवेंचुअली आपके मसल्स को स्ट्रेंथन वो करते हैं। हमको और सारे ऑर्गन्स को इक्वली रिस्पेक्ट देना है। हमारी बॉडी सिर्फ मसल्स नहीं है, हमको सारे ऑर्गन्स की चिंता करना है। ब्रेन को ब्लड सप्लाई जा रहा है कि नहीं, हार्ट को जा रहा है कि नहीं, हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक्टिविटी सही हो रही है कि नहीं। हम अगर हमारा पेट का जो इंटेस्टाइन के मसल्स है उसको एक्सरसाइज मिल रही है, ब्लड मिल रहा है, हमें सिर्फ हाथ और पैर की मसल्स को अगर 90% आपने ब्लड दे दिया तो दूसरों के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू सुषमा जी। एक बैलेंस बड़ा अच्छा है, और बैलेंस मेरे ख्याल से बुद्ध का मार्ग भी बैलेंस का ही मार्ग था कि ना आप किसी तरफ ना हायर एक्सट्रीम पर जाएं ना लोअर एक्सट्रीम पर जाएं, कोई बीच में एक ऐसा रास्ता निकालें जो सर्वसुलभ हो। मेरे ख्याल से आज का समय भी हमारा समाप्त हो रहा है, बहुत लंबा आगे बढ़ चुके हैं। और पुरी साहब कुछ कहना चाहते हैं? पुरी साहब आपकी टर्न है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज। नमस्कार जी। मैं कुछ ज्यादा पूछना नहीं चाहता। मैं तो सुषमा जी से एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ। एक निदा फासली का शेर है कि उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा हो, हाँ, वो भी मेरी तरह शहर में तन्हा हुआ। तो डॉक्टर साहब एक चीज बताओ, आपके ये जितनी डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी है, हाँ, जो 10-12 दवाइयां और 40-50 टेस्ट लिखती हैं हर पेशेंट के लिए, हाँ। वो सब लोग तो आपके बहुत मतलब दुश्मन हो गए होंगे। आप कैसे सरवाइव कर रही हैं इन सब लोगों के खिलाफ अकेली? मेरे दोस्त उनसे 1000 गुना ज्यादा है। वाह वाह। और मैं डॉक्टर संगीता को आमंत्रित कर रही हूँ अपने विचार देने के लिए। सांगी साहब को भी मैं अभी बुलाऊंगी। नहीं, इट्स ट्रू कि हम लोग बहुत ज्यादा जो डॉक्टर लिख रहे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं तभी तो लिख रहे हैं। अगर हम ये सोचते कि ठंड लग रही है, हमने अच्छे से स्वेटर नहीं पहना है इसलिए 2 छींक आ गई, हम कवर कर लेंगे तो छींकें नहीं आएंगी। जो कि होलिस्टिक अप्रोच है कि हम टेम्परेचर चेंज होता है तो ऐसा हो जाता है, वो एक छींक में तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। वो बेचारा ये सोचने लगता है कि इनको कुछ परेशानी हुई है इसलिए आया है, समथिंग लाइक दैट। तो ये हमें प्रमोट करना है कि बेसिकली हमारे पास जो इंडियन डाइट है, इंडियन कल्चर है, इट इज सो रिच कि इफ वी गो फॉर अकॉर्डिंग टू दैट वी वुड बी एबल टू प्रिवेंट द डिजीजेज ऑल्सो, एंड हम लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बना लेंगे। जैसा कि सुषमा कह रही है, कि सुषमा वैसे कह रही है कि शी इज गोइंग टू टच 60, आई हैव टच्ड 60, मतलब हम एक ही बैच के but I still had one of my मतलब टेस्ट डन जस्ट कि I am rule out कि I am all right, something like that, कि पूरा ही मैंने मतलब कि there are 2 school of thoughts कि हर साल कराना है तो that I would not say, but once a while करा के there is no harm कि we are मतलब stable कि हाँ we are doing everything according to the body need and we are very मतलब good in our health, something like that. डॉक्टर कामना निगम भी हैं हमारे साथ। मैडम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, यस मैडम। मैडम, आप सुन पा रहे हैं? सॉरी, मैं थोड़ा लेट आया।
हाँ, अगर किसी को सीढ़ियां चढ़ने में अगर हंसनी आ रही है तो फिर क्या मॉडिफिकेशन और लाइफ स्टाइल में चेंज करके रिवर्स किया जा सकता है, या फिर एलोपैथी और उसके शरण में ही जाना पड़ेगा आगे से? बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये जो भारतीय समग्र चिकित्सा, इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन जब लोग अभी फॉलो ज्यादा कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ 1 से 2 महीने में तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ रहा है। अभी अच्छा। लास्ट मेरा जो पेशेंट था वो उसका ब्लड प्रेशर था 170, 120। तो उसका मैंने ऑफकोर्स उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा, उस कार्डियोलॉजिस्ट ने दवाई चालू की और मेरा साथ में मेरा सिस्टम चालू हो गया। 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ सर और ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल पे है। दवाइयां हमने ब्लड प्रेशर एंड हार्ट दोनों तो डिफरेंट है ना, हार्ट की जो सांस। सर पूरा शरीर एक ही है सर, एक ही है। अच्छा, पूरा शरीर एक ही है, इसलिए समग्र चिकित्सा चाहिए। तो उसका ब्लड प्रेशर सर 1 महीना 1.5 महीना भी नहीं लगा, नॉर्मल पे आ गया। और हम जीवन भर ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट्स, ब्लड प्रेशर की जो जड़ है उसको संभाल के रख रहे हैं जैसे कोई तिजोरी का हीरा, सोना चांदी हो। आज की हम इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं, समय काफी हो चुका है। और निश्चित रूप से अभी मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस कम समय सीमा में पूछे नहीं जा पाए। तो नेक्स्ट जब हम लोग मुलाकात करेंगे तब बहुत सारे प्रश्न हमारे पास होंगे। और मैं चाहूंगा कि अगला जो आपका जो भाषण हो, जो अगली हमारी मुलाकात हो, उसमें हम प्रश्न उत्तर पर ज्यादा ध्यान दें, ताकि बातचीत को ज्यादा हम अच्छे समझ पाएंगे। और बहुत सारे विशेषज्ञ भी बैठे हैं, हम उनके भी विचारों को सुन पाए, समझ पाए, उनके प्रश्नों को भी समझ पाए, क्योंकि ये दिल का मामला है।